गुड आफ्टरनून। वेलकम है आपके आपके अपने चैनल रिफॉर्म विद अमान पर। कैसे हैं बच्चों? आज से एक नई शुरुआत, नई जर्नी होगी। यहाँ हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आज से 10 साल पहले और 30 साल की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हमें अपने बड़ों से क्या इंप्रेशन मिलता है, वो हमारे लिए कब कहाँ खड़े होते हैं। इस जर्नी में हम आपसे आज मिलवाने वाले हैं जिनसे, आइए उनसे हम लोग मिलते हैं, उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की बातों से। तो मैं सबसे पहले अपने मेहमान का यहाँ वेलकम करता हूँ, आप सबके बीच उनको पेश करता हूँ। मैं उनसे सबसे पहले उनका तारुफ जानना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरा नाम सैफुल्लाह सैफ़ी है। मैं नज़रा गांव से हूँ। मैंने MCA कर रखा है और पिछले 5-6 सालों से मैं जॉब में हूँ। जज़ाकल्लाह। अब अगला सवाल ये होगा कि आपने बर्थ प्लेस बताया कि नज़रा है, तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड तालीमी लिहाज से कैसा रहा, विलेज बैकग्राउंड तालीमी लिहाज से कैसा है, यहाँ का कैसा माहौल है, ये तमाम चीज़ों पे थोड़ी सी रोशनी डालें। वैसे जिन लोगों को पता हो, नज़रा अपने आप में बहुत ही मशहूर रहा है एजुकेशन और तालीम के मामले में। हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई मदरसा, एकेडमी, स्कूल हुआ करता था। जैसे अल्लामा इकबाल एकेडमी थी हम लोगों से पहले, उसके बाद अल्लामा इकबाल एकेडमी ही हज़रत उमर फारूक एकेडमी की तरह शिफ्ट हो गई और फिर हम लोगों ने वहीं से पढ़ाई की। यहाँ पे मिडिल स्कूल था, सरकारी स्कूल थे, वहाँ पे पढ़ाई होती भी थी। हम लोग के टाइम तक उसका मेयार बहुत ही ख़राब हो चुका था, थोड़ा आप कह सकते हैं मिडिल एज में था। अब जैसी खस्ता हालत है उतनी खस्ता हालत नहीं थी, लेकिन थी। बट एकेडमी बहुत अच्छी हालत में थी, तो हज़रत उमर फारूक एकेडमी से हम लोगों ने पढ़ाई की। वो दिखने में रानीपुर की थी, लेकिन उसमें नज़रा की बेसत, नज़रा की कह सकते हैं खुसूसियात, नज़रा के लोगों के इम्कानात आपको समझ में आते कि नज़रा क्या सोचती थी उस ज़माने में और पढ़ने के मामले में उनकी क्या राय थी। तो तमाम उम्र के, तमाम हालात के बच्चे वहाँ जाके पढ़ सकते थे। हम लोग भी उसी हालात में से पढ़ने वाले बच्चे थे। मेरे फादर एक दुकानदार थे। कुछ दिन गांव में उनकी दुकान रही, फिर बाद में उन्होंने यहीं पे बेनी पट्टी में एक दुकान खोली। लेकिन एक दुकानदार थे और हम लोगों ने उसमें नॉर्मल बैकग्राउंड में ही वहाँ से पढ़ाई की। एकेडमी की फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं थी, उस ज़माने के हिसाब से थोड़ी थी, ठीक ठाक थी। 30 रुपये 40 रुपये के हिसाब से रही होगी। 1500 रुपये से शुरू हुई थी, 50 रुपये तक गई थी। लेकिन हाँ, उस तरह के बैकग्राउंड में पढ़ाई की। फिर वहाँ से फिर हम लोग हाई स्कूल में गए। लेकिन हाँ, पढ़ने वाले बच्चे थे, लेकिन स्कूल की हालत ख़राब थी। हमें ट्यूशन लेनी पड़ती थी, लेकिन ये ट्यूशन उस तरह की कोचिंग सेंटर वाली नहीं थी। एक नॉर्मल उस्तानी और नॉर्मल टीचर जो क्लास पढ़ाते हैं, जो पूरे दिन पढ़ाते हैं, होमवर्क कराते हैं, उस तरह के टीचर थे। हाँ, उससे तरबियत ज़रूर मिली, बेहतर मिली। हम लोग अपना होमवर्क करते थे। लेकिन हाँ, आज के पब्लिक स्कूल का या प्राइवेट स्कूल जैसा हालत नहीं था। हम लोग 10 घंटे नहीं पढ़ाई करते थे, या 10 घंटे क्लास नहीं होती थी, या इतना सारा होमवर्क नहीं था, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं थी। सिंपल 5 घंटे की पढ़ाई होती थी, दिन में खेलने भी जाते थे और पढ़ाई को सर पे नहीं लेते थे। तरबियत बहुत अच्छी थी, ये बात थी। आज के और पुराने ज़माने के अगर आप फ़र्क पड़िएगा तो यही बैकग्राउंड है मेरे हिसाब से। जज़ाकल्लाह। कोई अमेजिंग स्टोरी स्कूलिंग लाइफ या फिर इम्प्रेशन के लाइक जो स्ट्रगल भी हो उसमें, या फिर आप लोगों ने देखा हो या आपके साथ हुआ हो, वैसी कोई स्टोरी बताएं। टीचर के हालात उस वक्त भी अच्छे नहीं थे, बहुत गरीब, और आप कह सकते हैं उनको सैलरी बहुत अच्छी नहीं मिलती थी। इस तरह के टीचिंग हालात बहुत अच्छे नहीं थे। हम लोग छोटे थे तो इसलिए इतना आइडिया नहीं है कि कितनी उनकी सैलरी रही होगी या किस तरह के हालात रहे होंगे। हाँ, बट एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि टैलेंट की कदर हमेशा थी, बट उस ज़माने के टीचर बहुत अच्छे थे। एज इन के वो बिना पैसे के पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते थे। हम लोग को अभी भी याद है कि हम लोग यहाँ से लेकर चांदपुरा, रानीपुर, बसेठा, कहीं पे भी किसी भी टीचर से मिलने और पढ़ने चले गए, उन्होंने फ्री में पढ़ा दिया होगा। जबकि उनको ये भी पता नहीं कि ये पैसा देगा नहीं देगा, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता था। ये बहुत अच्छी चीज़ थी उस ज़माने की। मेरे लिए हाई स्कूल थोड़ी मुश्किल रही, क्योंकि हम लोगों का क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्कूल में थे, तो सर्टिफिकेट्स मिलना, TC मिलना, ये सब मुश्किल था। तो मुझे यहाँ पे हाई स्कूल नहीं मिला, हाई स्कूल मुझे बहुत दूर मिला, तो वो थोड़ी सी परेशानी का आलम था। लेकिन अब मैं ये नहीं कहूँगा, ज़्यादातर के
खास के आप हिंदुस्तान में है या मिडिल क्लास फैमिली में है या डेवलपिंग कंट्री में है, तो वहाँ पर ज़्यादातर के हालात इस तरह के मुश्किल हो सकते हैं, किसी न किसी तरह ज़िंदगी में मुश्किल होती है। हम लोग स्कूल बहुत दूर था, लगभग 12-15 किलोमीटर दूर था, साइकिल से जाना, रास्ता ख़राब, कई बार नाव से गुजरना पड़ता था। ज़िंदगी में नाव हमने कभी नहीं देखी होगी, सीधे स्कूल में देखी थी। तो ये सब मुश्किलात थी, लेकिन वो आज के ज़माने के लिए नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी मुश्किल थी। हाँ, उस ज़माने के लिए, छोटे बच्चे के लिए जो 10 साल का 12 साल का हो, उसके लिए वो बहुत बड़ी मुश्किल हो कि नाव पे जा रहे हैं और रास्ता ख़राब है, साइकिल से जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, ये सब मुश्किल थी। या सब बच्चे आपके साथ के सब बच्चे 2 किलोमीटर दूर हैं, आप 15 किलोमीटर दूर हैं, ये सब मुश्किल थी। बट टीचर हर जगह के अच्छे थे, फ्री में पढ़ाने वाले, उनका स्पिरिट अच्छा था। उनको ये मतलब नहीं था कि वो बच्चे कहाँ से है, कैसे, बस अगर पढ़ना चाहता है हम पढ़ाएं। ये हाई स्कूल स्टोरी उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ही थी, क्योंकि हाई स्कूल पहले जो है हर ब्लॉक में 2 ही 3 हुआ करते थे, लेकिन अब हर पंचायत में है, तो ये तो आसानी हुई है अब के ज़माने में। हाई स्कूल के बाद हायर स्टडी की तरफ अगर हम चलें, तो हायर स्टडी आपने कहाँ से किया, क्या कुछ किया? और हायर स्टडी जब जाते हैं लोग, तो उस वक्त एक स्ट्रगल होता है। उस ज़माने में जब आप लोगों ने अपनी हायर स्टडी की, लेकिन अब के ज़माने में जॉब एक सबसे बड़ा स्ट्रगल है। हायर स्टडी नहीं है ऐसा माना जाता है, या फिर अभी भी है ऐसा? इस पे आप कुछ रोशनी डालें। हायर स्टडीज़ हमेशा रहेगी मुश्किल लोगों के लिए। मैं जॉब नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी भी पढ़ाई जितनी भी अच्छी पढ़ा दिया गया हो, या पहले भी लोगों को करियर नहीं पता था, उनको क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। हम लोग अभी भी वही भेड़ चाल चलते हैं, और पहले भी भेड़ चाल चलते थे कि पूरी दुनिया उस तरफ जा रही है तो हम भी जाएंगे, कोई मतलब नहीं थे। तो हायर स्टडीज़ का मतलब यहाँ पे है ही नहीं, कोई अपना पैशन नहीं फॉलो कर रहा, किसी को अपने सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ एक लैंग्वेज थी कि मैथ्स में अच्छा है तो इंजीनियरिंग में जाएगा, क्यों? क्योंकि पैसा है, सबको जॉब मिलती है, बस। और उसी तरह से कोई एक आध बच्चा मेडिकल में जाता था, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा थी तो कुछ ही बच्चे मेडिकल में जाते थे। जो कुछ नहीं करेगा तो आर्ट्स में जाएगा, जो थोड़ा बहुत बीच वाला है तो वो कॉमर्स लेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो क्यों कॉमर्स ले रहा है। तो ये प्रॉब्लम तब भी थी, और अब भी अगर गांव के लेवल पे मैं देखूं तो यही प्रॉब्लम है, उनको नहीं पता कि वो कहाँ जाना चाहता है। मैं अपनी हायर स्टडीज़ की बात करूँ तो मेरे मामू, मेरे भाई, ये लोग ऑलरेडी अलीगढ़ जा चुके थे, तो हम लोगों के पास से क्या कह सकते हैं, एक गोल था, एक हदफ था, किधर जाना है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। किसके पास का मतलब ये है कि हाँ, अलीगढ़ जाना है, वहाँ पे सस्ते में पढ़ाई होती है, फ्री में पढ़ाई होती है। बहुत बाद में ये लगा कि हाँ, अलीगढ़ हर कुछ देता है, और भी चीज़ें देता है फ्री और सस्ती पढ़ाई के अलावा, लेकिन उस वक्त ये था कि अलीगढ़ जाना है। अलीगढ़ का टेस्ट होता है, उतना ही टफ पहले भी होता था और अभी भी है, तो वो उतना ही टेस्ट पेपर होता था, तैयारी हुई, बहुत सारे लोगों की गाइडेंस मिली, और मेरा हो गया सिलेक्शन वहाँ पे। तब भी हमने 11-12 किया अलीगढ़ में जाके भी ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हायर स्टडीज़ का अभी भी कोई ऐसा मतलब नहीं है, हर बंदे को बीटेक करना है और कोई मतलब नहीं है। मेरे एक टीचर हैं, वो अक्सर कहते थे कि मतलब, क्योंकि मेरा बीटेक में नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, मेरा बीसीए में हुआ, तो टीचर अक्सर कहते थे कि तुम लोग बीसीए में नहीं आए हो, तुम बीटेक से रिजेक्ट हुए इसलिए बीसीए में हो। मतलब उनकी ये लाइन थी, इंग्लिश में सीधे सीधे बोलते थे कि आई विल नॉट वेलकम यू, यू आर नॉट फ्रॉम बीसीए, यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम बीटेक। और ये लाइन सही थी, हम लोग की हायर स्टडीज़ कितनी बेकार थी ये समझ नहीं। जब हम लोग बीसीए में आए, बीसीए में फाइनल ईयर में ये रियलाइज़ हो कि अच्छा ठीक है, मैं इसके लिए बनाऊँ, मुझे यहाँ जाना है, हायर स्टडीज़ ऐसे करनी। और अभी भी वही हाल है, हायर स्टडीज़ का नहीं पता। कोई बंदा ये बोले कि वो बीटेक करके जॉब कर रहा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं, उसको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की जॉब, हायर स्टडीज़ उसको मिल जाएगी। पैशन का मतलब गलतफहमी नहीं है। मैं एक बात और बता दूँ, लोग ज़्यादातर पैशन का मतलब गलतफहमी समझते हैं। गलतफहमी का मतलब कोई एक चीज़ उसको 1 मिनट के लिए अच्छी लगी तो वो समझता है उसी में जाना है। पैशन का मतलब ये नहीं होता। पैशन का मतलब क्या, उसने उतनी रिसर्च कर ली है, क्या उसको अगले 10 साल का पता है कि अगर मैं ये फील्ड में जाऊँगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये फील्ड में जाऊँगा तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ अलग फैसला ले रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आपको पता है। मुझसे कोई सवाल पूछ सकता है कि मुझे कैसे पता होगा, मैं 10th पढ़ा भी नहीं हूँ, 12th पास भी नहीं हूँ, मुझे कैसे पता 10 साल बाद क्या होगा। अब आपके पास इंटरनेट है, लोग बताने के लिए काफ़ी हैं। हमारे टाइम में ये नहीं था, अब लोग बताने के लिए काफ़ी हैं क्या हायर स्टडीज़ में क्या क्या होता है। तो वो पूरी फील्ड्स को देखिए, तब आपको अगर पता है कि नहीं यार ये फील्ड मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, just want to pursue it, go for it for 1 or 2 months and then start with the next.
जी, सही फरमाया कि हायर स्टडी का मामला है, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा दौर है कि हर हर लोग आईआईटी करना चाहता है, नीट मेडिकल के तरीके जाना चाहता है। तो हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, बिकॉज ये सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि सीटेज नहीं है। और सीटेज जब नहीं है तो फिर कुछ तो कुछ बनेगा ही। तो वो बच्चे क्या करेंगे जब अगर वो वहाँ से रिजेक्ट होंगे? तो अगर उन्हें सही गाइडलाइन नहीं मिलेगा तो वो इन्हीं सब जगहों पे जाएंगे जो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हाई स्टडी का मामला आज भी है, ये बात आपने सही कहा। अगले सवाल की तरफ अगर चलें तो उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में कोई दो ऐसे उस्ताद, माँ बाप और अपने घर के लोग जो होते हैं गाइडेंस, उनके अलावा, क्योंकि वो तो सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई ऐसे दो उस्ताद जिन्हें आप बता सकें, क्योंकि आज से पहले के कुछ उस्ताद को हम लोग भूल गए हैं, तो उनका भी जिक्र आए जिसे हम लोग जान सकें। अगर यहाँ के साथ की बात करें तो विमल बाबू या राजेंद्र बाबू, ये दोनों टीचर ऐसे थे जो आपको अभी भी आप मिलिएगा ना तो वो आपको कुछ नहीं करेंगे ना तो मोटिवेट ज़रूर कर देंगे कि हाँ मेरा छात्र ये कर रहा है, मेरा स्टूडेंट ये कर रहा है, तुम भी ऐसा कर सकते हो, बढ़िया बनो, ये करो, पढ़ाई करो, ये नहीं करो। मतलब वो लोगों की ज़िंदगी मुझे लगती है ना कि वो सिर्फ मशवरा देने के लिए पैदा हुए हैं, वो मोटिवेट करने के लिए पैदा हुए हैं। और वो मशवरा ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने पढ़ाया है, पढ़ा के दिखाया है और फिर एग्जाम्पल्स देते हैं कि मेरे टाइम में ऐसा हुआ। तो वो पुराने दो ऐसे टीचर्स थे जिनको हम मोटिवेट करते हैं। अभी के नए बच्चों में हमारे छोटे भाई बहन लोग पढ़े हैं तो उनके टीचर्स भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो लोग उनको ज़्यादा बेहतर जानते हो। दूसरे कुछ आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उस्ताद हों, वो आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं और आपके दोस्त भी हो सकते हैं। कुछ दोस्त आपको इतने अच्छे मशवरे दे देंगे क्योंकि जो आपको बहुत काम है। तो मेरे कुछ दोस्त बहुत अच्छे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं, तो हो सकता है आप कभी उनका इंटरव्यूज़ लेंगे तो आप सीधे सीधे उनसे बात कीजिए। लेकिन ऐसे अगर आप देखें तो उनका बहुत अच्छा हाथ होता है, वो दोस्त आपको ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे कि मतलब इस फील्ड में कहाँ से शुरू करना ये तक नहीं पता होता है हम लोगों को, और वैसे दोस्त आपके उस फील्ड में काम आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। हॉबी पे बात करें कि कुछ ऐसी हॉबी जो छात्र या फिर यूथ के लिए जो है, आज सबसे बड़ा इशू है कि क्या करें, हर आदमी के हाथ में मोबाइल जो है थमा दिया गया है। तो हॉबी तो ख़त्म ही हो गई है, लेकिन क्या हॉबी हो सकती थी आपके ज़माने में, या उनमें से आपको क्या पसंद थी? सब कोई फोकस करता है एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें या आपको टीचर भी बताते होंगे, तो फिज़िकल जो भी एक्टिविटी आप करना चाहें वो आपके हॉबीज़ में से हो सकती है। ये हर कोई परसू करेगा, आप रिलीजियस बेसिस पे जाएं तो भी, और टीचर भी आपको बोलेंगे। तो कोई भी हॉबी, दौड़ना, खेलना, कूदना, किसी को चलना पसंद है, किसी को गेम खेलना पसंद है, लेकिन उसको एज अ हॉबी, किसी को भी आपको आदत नहीं बनानी है। और हॉबी और आदत में मैं फ़र्क बताता हूँ। हॉबी आपके पार्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना पसंद करते हैं, और आदत आपकी ऐसी, आदत हिंदी में ऐसे लत है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। तो आपको लत नहीं बनानी है, आपको हॉबी रखनी है। मैं पर्सनली कहूँगा तो 2-3 चीज़ों का शौक़ रखिए। फिज़िकल ज़रूर बनिए, बाकी कोई भी शौक़ रख सकते हैं। किसी को टीचिंग पढ़ाना पसंद है, पढ़ाइए, ट्यूशन कर लीजिए, लेकिन हाँ वो ट्यूशन एक ही तक सिर्फ फिक्स रहे। ऐसा नहीं कि दिन भर में आप 6 ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अपना मेन फोकस खत्म हो जाए, यानी वो लत ना बने। उसी तरह से बुक पढ़ें तो वही नावल और बुक का आपको शौक़ नहीं चढ़ जाए, एक पढ़िए दिन भर में 1 सफ़ा पढ़ना है, 2 सफ़ा पढ़ना है, उसको हॉबी बनाएं। हॉबी का मतलब वो रूटीन हो, हॉबी का मतलब वो आपकी लत ना बन जाए। अगला सवाल ये है, मतलब इस टॉपिक पे जब हम लोग चाह रहे थे कि बात करें, तो उसमें ये था कि भाई बुक का मामला ये है कि बुक पढ़ना बच्चों ने छोड़ दिया है। बच्चे क्या, मतलब हमारे बड़े भी छोड़ दिए हैं, इसलिए जो है अब सारी चीज़ें, क्या ये कारण है कि सब कुछ किंडल में आ गया है या फिर पीडीएफ में आ गया इसलिए छोड़ दिए हैं? ये एक बड़ा इशू हो सकता है शायद। दूसरा ये, क्या आपको बुक पढ़ना पसंद था? अगर था तो फिर कुछ ऐसी बुक को सजेस्ट करें जो पढ़ी जा सकती है। बुक्स का कोई नेमुल बदल नहीं है। नेमुल बदल जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, रिप्लेसमेंट नहीं है। तो वो पीडीएफ आपको वो बुक को मज़ा नहीं देने वाले। एक नॉर्मल वर्ड है कि किसी के अकाउंट में 1000 रुपये भेज दीजिए और किसी के अकाउंट में 10 रुपये का नोट दे दीजिए, तो वो हाथ के नीचे जो नोट होगा ना उसको गिनने में ज़्यादा पसंद करेगा। वही हाल किताब का है। किताब आप हाथ में पढ़िएगा उसको तो वो ज़्यादा आपको एनर्जी देगी और उस तरह का ऑरा देगी जो आपको नॉर्मल पीडीएफ नहीं देगी।
तो बुक तो हमेशा ज़रूरत रहेगी, बिना बुक के नहीं हो सकता। मैं आई एम नॉट सेइंग कि वो इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़ है, आप बुक प्रिंट कर रहे हैं, पेपर प्रिंट कर रहे हैं, नहीं, लेकिन बुक हमेशा रहेगी, बुक को हमेशा पढ़ना होगा। अब रही बात कि कौन सी बुक मुझे पसंद थी, तो वो डिपेंड करता है लोगों की सोच पे, बट हाँ कुछ बुक्स सजेस्ट की जा सकती हैं एज ए सम ऑफ द बुक शुड बी स्पिरिचुअल। अगर आपको इस्लामिक थॉट्स और स्कॉलर्स पढ़ने हैं तो उसके लिए स्पिरिचुअल बुक्स आपको मिल जाएंगी। अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री है, लोगों की हिस्ट्री है, दुनिया की हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में जानना है, हिस्ट्री से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाएंगे, हिस्ट्री से सिर्फ हम नॉलेज लेना चाहेंगे तो अपना हिस्ट्री के बेसिस पे बुक पढ़ सकते हैं। थर्ड टाइप की बुक होती है जो मोटिवेशनल होती है, जिसको आप एज अ हॉबी पढ़ सकते हैं, जो आपको मोटिवेट कर सकता है, लर्न करने के लिए दे सकता है। तो 3 तरह की बुक मैं बोलूँगा कि कोई ऐसी जिसका आपको पैशन हो, जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, इस तरह की साइंटिफिक कोई बुक हो गई तो आप वो पढ़ सकते हैं, नॉलेज जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। एक स्पिरिचुअल, वो स्पिरिचुअल ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो आपको बार बार याद दिलाता है वाई आर यू हेयर, व्हाट्स योर मिशन, व्हाट्स योर गोल हेयर। एंड द थर्ड वन इज़ कि आपको उस तरह की बुक पढ़नी है जो आपको आपकी हॉबीज़ की तरह हो, आपके अचीवमेंट्स की तरफ प्रोवाइड कर सके। अब बात करेंगे तो करंट स्टेटस भी एक मामला होता है कि मतलब आप ने इतने साल जिंदगी में क्या कुछ किया, उसके बाद जो स्ट्रगल है, उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में आपका उससे क्या कंट्रीब्यूशन है, या फिर आप क्या सोचते हैं सोसाइटी में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। किसी बड़े ने कहा है कि कोई गरीब किसी को मशवरा देगा तो लोग सुनना नहीं चाहेगा, कोई अनपढ़ किसी को कोई मशवरा देगा तो लोग सुनना नहीं चाहेंगे। तो किसी का स्टेटस, किसी का पैसा या किसी की समझ, या वो बहुत फेमस है या बहुत मशहूर आदमी है, तो उसकी बात को लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो आपकी पढ़ाई, आपका पैसा या आपका स्टेटस, तीनों अगर इस बात के लिए वक्फ हो रहा है या यूज़ हो रहा है कि इससे लोग आपकी बात सुन सकें या लोगों को आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, तो आपका करंट स्टेटस है और एकदम आपको फुलफिल कर सकता है। तो मैं भी उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि मेरे वजह से या मेरे पैसे से या मेरे किसी भी जॉब से या मेरे किसी भी वजह से अगर 4 बच्चे का भला भी हो जाता है, तो जैसे मुझे अपने खुद ही टीचिंग बहुत पसंद है, तो मैं अगर 2 कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता हूँ, 2 कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मतलब 20-20 बच्चे उसमें पढ़ते होंगे, तो 40 के बाद हर 5वां बच्चा, यानी हर 5 बच्चे 4 बच्चे वो फ्री के होते हैं। मेरा ये मकसद ये नहीं होता कि उनको मैं फ्री में पढ़ाऊँ, वो मेरा नाम लें, लेकिन बट ये कि हाँ, शायद उनका रोज़गार लग जाएगा या उनकी जॉब हो जाएगी, तो कोई तो होगा जो अननोन होगा, जिसको मैं पर्सनली नहीं जानता हूँगा। और वो 5 बच्चे मेरे पर्सनली किसी जानने वाले नहीं होते, ना मेरे किसी दोस्त के जानने वाले होते हैं, वो मेरे यूट्यूब के थ्रू, मेरे वेबसाइट के थ्रू, या किसी और रेफरेंस, कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री में किसी और रेफरेंस के थ्रू वो बच्चे आए होते हैं, जिनके बारे में पता है कि इनके पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, वो पढ़ रहे हैं, वो मेरा नाम तक नहीं जानते, वो मेरी शक्ल तक नहीं देखे होते हैं, बट वो 2 साल से, अभी मैं भी देखा हूँ, 4 साल से वो लोग जॉब कर रहे हैं मेरी ट्रेनिंग के थ्रू। तो हाँ, इस तरह के मैं कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। कितना कामयाब हूँ पता नहीं, बट हाँ, इसी गोल के लिए मैं लगा हूँ। अब एक सवाल जो शुरू में मैंने पूछा था, लेकिन फिर से उस पर थोड़ी सी रोशनी और चाहेंगे, थोड़ा सा अलग हिस्से से, कि क्या हम कंपैरिजन के बेसिस पे कुछ पॉइंट बता सकते हैं आपके बचपन के एजुकेशन सिस्टम और अभी के एजुकेशन सिस्टम पे। क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम जो है हर आदमी को जो ये ख्वाब दिखा देता है कि हम डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, या फिर लॉयर बना देंगे, आईएएस बना देंगे, आईपीएस बना देंगे, और पहले के एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें तो नहीं थी। तो फिर इसे आप किस तरीके से देखते हैं, या इसमें कुछ ऐसे पॉइंट जो आप बताएं तो जिससे लगे कि हाँ ये सही में फ़र्क है। हाँ, ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, ये कह सकते हैं। उनका मकसद कुछ और था, अभी जो एजुकेशन सिस्टम है वो एनसीईआरटी बेस्ड सिस्टम कह सकता हूँ मैं, लोग उसी को फॉलो करना चाहते हैं, बट चेंज हो गया। चेंज एज एन ये हुआ कि हमारे टीचर, ऐसे बोलें तो बड़ा ही क्लीशे लगेगा, लोगों को लगेगा कि नहीं ये कुछ ज़्यादा ही, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा होता नहीं रहा होगा। मेरे टीचर को मकसद ये नहीं था कि वो इंजीनियर बने, मेरे टीचर का मकसद था कि वो अच्छा इंसान बने, बस जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो। उनको ये था ही नहीं कि वो आगे पढ़ के क्या करना है, तुम जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, तुम तमीज़ पढ़ रहे हो, तुम अखलाक पढ़ रहे हो, तुम सब कुछ वो अच्छे से पढ़ो। अभी का है कि हाँ, वो फर्स्ट डे से एक छोटा सा बच्चा, 3वीं क्लास का बच्चा कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, अदरवाइज है वहीं पे वो अपनी मम्मी को हो सकता है शटअप बोल रहा हो,
है ना। तो ये हो सकता है पॉसिबल हो। तो ये अभी के एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस नहीं है। ये एक बुराई हो सकती है। इन्होंने कोशिश ये नहीं की थी, इन्होंने कोशिश ये करी थी कि बच्चे मोटिवेट हो जाएं, कुछ अच्छा करने लगे, लेकिन उसके चक्कर में इन्होंने जो है अपना एथिक्स वैल्यू भूल गए। इसलिए मैंने कहा कि वो जो स्पिरिचुअल बुक पढ़ने को बोला मैंने, वैल्यू बेस्ड मोरल एथिक्स वैल्यू बेस्ड जो इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ने को बोला, उसका रीज़न यही था कि अभी के सिस्टम में ये चीज़ नहीं दी गई है। उसको एज अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, दिन भर वो बंदा पेंटिंग कर रहा हो, ड्राइंग कर रहा हो या क्रिकेट खेल रहा हो, इससे उसका वो तहजीब नहीं बनेगा, वो लोगों से बात करने का सलीका नहीं सीखेगा। अभी आपकी न्यूज़ पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं इस तरह की, उनकी बिहेवियर्स इतने ख़राब हैं, मिसबिहेवियर कर रहे हैं वो, तो उससे लगता है कि नहीं एजुकेशन सिस्टम का ये दोष है। एजुकेशन सिस्टम ने उनको सिर्फ डिग्री दे दी, बट वो मोरल वैल्यूज़ नहीं दी। तो हाँ, अभी मोरल वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। चेंज करने के लिए वही अपना खुद को, पेरेंट्स को खुद फोकस करना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे चेंज होगा, तो मैं ये नहीं कह सकता कुछ अच्छे एजुकेशन सिस्टम क्लासेस स्कूल खुलेंगे तो हो सकता है वो चेंज, लेकिन बाकी पेरेंट्स को बच्चों को खुद चेंज करना पड़ेगा। अब आपके फील्ड से जुड़ा एक सवाल, जो ये भी एक फील्ड है, इस फील्ड में भी जाना चाहिए और आज का सबसे बोलबाला फील्ड है, इसकी ज़रूरत भी है हमें क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, कंप्यूटर साइंस का दौर है। तो क्या कंप्यूटर साइंस में बच्चों को जाना चाहिए या नहीं? अगर जाना चाहिए तो वो क्या करें, किस तरह से अभी से शुरुआत करें? जो बच्चे अभी 10th में हैं, 12th में हैं, वो उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो कैसे सोचें और क्या कर सकते हैं? एक ऐसे घर का बच्चा जो अब तक उस फील्ड में घर से कोई बच्चा नहीं गया हो, उसके लिए आप किस तरह से इस बात को रखेंगे? कंप्यूटर साइंस हाँ सबसे ईजीएस्ट वे है, क्या कह सकता हूँ, अर्न करने का मैं बोल सकता हूँ। बहुत छोटी पढ़ाई करके 1 साल या 2 साल का कोर्स करके भी तो बंदा अर्न कर सकता है। कैसे वे होंगे, बहुत सारे वे होंगे जो मुझे भी नहीं मालूम हो सकता है, लेकिन लोगों को वो मिल जाएंगे नेट पे। बट अगर ऐसे समझे तो हाँ, अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, अगर आपको लॉजिक बनाना अच्छा लगता है, अगर आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होती है कि मैं आपको एक सिंपल शब्दों में वो बता दूंगा, वर्ड्स में बता दूंगा कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से में आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो गूगल 1000 करोड़ चीज़ों में से एक चीज़ आपको निकाल के दे देता है। वो उसको 1 सेकंड का 100वां हिस्सा लगता है। अगर आपको कभी 2 सेकंड लग रहा है तो वो आपके इंटरनेट स्लो है आपका, गूगल की वो गलती नहीं है। गूगल ने 1 सेकंड के 100वें हिस्से में वो निकाल के दे दिया। तो अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ इंट्रिग करती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, अगर आपको ये लगता है कि यूट्यूब इतना जल्दी वीडियोस कहाँ से ले आता है, अगर आपको ये लगता है कि आपने एक वीडियो सर्च किया उसी जैसी 10 वीडियो यूट्यूब कहाँ से ढूंढ के ला के दे रहा है, तो अगर इस तरह की चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगेगी तो बिल्कुल कंप्यूटर साइंस में नहीं। विदाउट इंटरेस्ट नहीं है। मैंने वही कहा कि हर फील्ड्स को जाइए, हर फील्ड से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। अभी के एजुकेशन सिस्टम में ये भी अच्छी चीज़ है, कंप्यूटर साइंस 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ाई जाती है कहीं ना कहीं। तो अगर वो पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत देख रहे हैं, तो ज़रूर उसमें रिसर्च करें। अगर उनको 2 महीने में कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, बिल्कुल है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस क्योंकि कंप्यूटर पे है, क्योंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे, तो बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। मैथमेटिक्स पसंद है तभी आइए, मेरा इंटरेस्ट वही रहेगा। बाकी मैंने क्या कहा, घर के हालात अच्छे नहीं है तो 2 साल का 1 साल का कुछ ना कुछ कोर्स होगा और कोई ना कोई आपको कंप्यूटर साइंस की जॉब मिल जाएगी। 90% लोग कुछ दिनों बाद कंप्यूटर साइंस में जॉब कर रहे होंगे, तो आप उससे बच नहीं सकते, आपको जाना तो है इस फील्ड में। अब आप ये सोचिए कि आपको मायनाज बनना है या लेबर क्लास बनना है। कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा लेबर है आपके, मतलब रोड बनाने में उतनी लेबर नहीं है जितने कंप्यूटर साइंस में लेबर है, ये बात याद रखिएगा। अब आखिरी पड़ाव की तरफ चल रहे हैं, तो उसमें मैसेज फॉर यूथ एंड फ्रेंड, बहुत सारे मैसेज आपने दिए, लेकिन कोई की नोट पॉइंट जो याद रखा जाए, जिसे बच्चे संभाल कर रखें, ज़्यादा राह के तौर पर रखें? 3 चीज़ें मैं हमेशा वही 3 बातों पे फोकस करता हूँ। एक, ट्राई टू फॉलो द ट्रुथ, सच्चाई ढूंढो। हक 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 बोलते हैं ऐसे, लेकिन सच्चाई ढूंढो। सच्चाई का मतलब यह है कि अगर पढ़ रहे हो तो सच्चे मन से बोलो। तुम झूठ बोल रहे हो तो हो सकता है, मैं एक सबसे आसान एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक के नीचे आपका मोबाइल भी हो सकता है, आप मोबाइल भी देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप अपने पेरेंट्स को चीट कर रहे हैं, बट यू आर एक्चुअली चीटिंग योरसेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि आप सच छुपा रहे हैं, खुद से सच छुपा रहे हैं। जो आप मम्मी पापा से सच छुपा रहे हैं, वो आप खुद से सच छुपा रहे हैं। तो सच
के सामने जिंदा रहना सीखिए। नहीं पढ़ने में मन लग रहा है कोई बात नहीं, रीज़न फाइंड कीजिए क्यों मन नहीं लग रहा है पढ़ने का। अगर उसका रीज़न मोबाइल छोड़ना है छोड़ दीजिए मोबाइल, उसका रीज़न पढ़ाई नहीं करना है पढ़ाई करना छोड़ दीजिए। आपको मन नहीं लग रहा वो पढ़ाई करना है, इसका मतलब कुछ और पढ़ने का आपको मन है तो वो पढ़िए। आप इंटरेस्टिंग खुद को बनाइए, तो वो हो गया पहला, सच ढूंढना। दूसरा कह सकते हैं मोरल वैल्यूज़ याद रखिए, यानी दूसरों की कदर करना सीखिए। ये मान के चलिए मरते दम तक आपसे छोटा कोई नहीं। इसका ये मतलब नहीं है, मैं नहीं कहूँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बट आपके अंदर एरोगेंसी नहीं आनी चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। आपने अभी ऐसा कुछ नहीं किया जो लोग नहीं कर सके, तो इसलिए घमंड नहीं होना चाहिए उस बात का। तो हमेशा मोरल वैल्यूज सीखिए। तो उसमें सबसे पहले वही, घमंड उमंड नहीं कीजिए, दूसरों का ख्याल रखिए, यानी हिंदी में बोले आदर करिए, रिस्पेक्ट करिए, वो चीज़ मोरल वैल्यूज और वो सीखिए, वही आपके काम आएगी। और सबसे तीसरा, पैशन ढूंढिए। पैशन गाड़ी भी हो सकती है, हीरो होंडा पैशन प्लस। किसी को पढ़ाने का मन नहीं है, गाड़ी चलाने का मन नहीं, चलाए, कोई मसला नहीं है। चलाने का मतलब वो भी हो सकता है कि उसकी इंजन को देखें कि एक छोटी सी गाड़ी आपकी लाइफ को कितना आसान कर रही है, बन जाए मैकेनिकल इंजीनियर, ढूंढे, क्यों हो सकता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, क्या आप गाड़ी को खोल के पूरा फिट कर सकते हैं दोबारा से? आपके अंदर है ये ताकत। तो पैशन का मतलब भाई, मैं बड़े अंग्रेज़ की तरह पैशन वर्ड नहीं कर रहा हूँ, पैशन ढूंढिए। पैशन का मतलब है जो करें उसमें लग जाएं। मेरे फादर अक्सर कहते हैं, गुंडा बनना है तो इतना बड़ा गुंडा बनो कि तुमसे फेमस कोई ना हो, और अच्छा बनना है तो इतना अच्छा बनो कि तुमसे अच्छा कोई ना हो। तो ये हमेशा कोशिश कीजिए। पैशन का मतलब ये होता है, पैशन का मतलब बोलना नहीं होता कि मुझे वीडियो बनाने का पैशन है और मुझे कल एक दिन के लिए सच बोलने का पैशन है, दैट इज़ नॉट अ पैशन। तो बस ये 3 चीज़ें सिंपल सी मैंने बोली, मॉरल, ट्रुथ एंड पैशन। थैंक यू वेरी मच। अब ये है कि आप जिस मकसद पे काम कर रहे हैं या फिर जिस तरह की बातें बता रहे हैं उसमें क्या रिफॉर्म विद अमान आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और रिफॉर्म विद अमान के काम या फिर हमारी टीम के काम पर आप क्या फीडबैक देते हैं? शायद वही मकसद पूरा कर रहा है रिफॉर्म विद अमान, कोशिश वही करता है। मैंने रिफॉर्म विद अमान की कुछ वीडियोस देखी हैं, वो मोरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि अगर यूट्यूब पे लोग सर्च करें तो दुनिया पढ़ाने के लिए एक टॉपिक पे 1000 से ज़्यादा वीडियो लोगों को मिल जाएंगी। लेकिन एक नॉर्मल सी वीडियो अगर रिफॉर्म विद अमान की देखें तो मोबाइल किससे कैसे पीछा छुड़ाएं, इसकी वीडियो नहीं मिलने वाली आपको, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं मोबाइल में कैसे पकड़ें, अपने आप को स्टाइलिश कैसे बनाएं, इस पर ज़्यादा वीडियोज़ हैं। तो हाँ, मोरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करती है रिफॉर्म विद अमान, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि आज के एजुकेशन सिस्टम में मोरल वैल्यूज़ नहीं है। तो रिफॉर्म विद अमान को कोशिश ये करना चाहिए कि और मोरल वैल्यूज़ पर फोकस करे, बट वो मोरल वैल्यूज़ पूरी रिलीजियस या धार्मिक लेवल पे ना हो, बल्कि लोगों को, आज की दुनिया के लोगों को प्रैक्टिकल समझ में आए कि अच्छा इस मोरल वैल्यूज़ का ये फ़ायदा दुनिया में, नॉर्मल दुनिया में होता है। तो हम लोगों ने एक इस सीरीज़ की पहली वीडियो बनाया, तो हमारा यही मकसद है कि हम इसी आयाम के साथ, इसी हिम्मत हौसले के साथ अपने इस मिशन को, कि हम एक रिफॉर्म लाएंगे, समाज में एक बदलाव लाएंगे, लेकिन बदलाव उनके अंदर लाएंगे जो है यहाँ। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बदलाव का ख्वाब देखेंगे जो है ही नहीं। बदलाव हमें उन्हीं का लाना है जो यहाँ पर मौजूद है, और उनके अंदर की चीज़ों को निकाल कर हमें उसको रिफॉर्म करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।